नमस्कार। कल मैंने बताया था कि किस तरह से जेल सुपरिटेंडेंट आर के तिवारी की हत्या हुई थी, वो भी बीच हज़रतगंज में, वो भी उस दिन जिस दिन प्रदेश भर की पुलिस का एकमात्र जो त्यौहार है, पुलिस का एकमात्र आयोजन है, पुलिस सप्ताह, उसमें इकट्ठा हुई थी और उसकी हत्या हुई। खैर, जेल तक इसकी कड़ियाँ गईं और धीरे धीरे करके जो इसमें लोग थे वे अकाउंट फॉर हुए और जिनको उसमें जो गवाह थे, जो मुलजिम थे, उनकी भी हत्या होने लगी। हत्या करने वाले का पुलिस ने इनकाउंटर किया और वो मारा गया। आज मैं एक ऐसी घटना का जिक्र करूंगा जिसने लखनऊ को एकदम हिला के रख दिया था, भीतर से अंदर से हिला दिया था। लोग सशंकित हो गए थे, लोग परेशान हो गए थे, सुरक्षा के बारे में ढेर सारी बातें हो रही थी। बात 23 सितंबर 2001 की है। विवेक खंड गोमती नगर का एक खंड है। गोमती नगर बहुत बड़ा, शायद सबसे बड़ा मोहल्ला है देश का। इसके कई खंड हैं, सभी खंड इसके व से शुरू होते हैं। विराम खंड, विशेष खंड, विवेक खंड, विकास खंड, विराट खंड। ऐसे में ही एक विवेक खंड में एक बहुत ही आलीशान मकान था। सुबह 6, साढ़े 6 बज रहे होंगे, वायरलेस सेट पर हल्ला हुआ कि सभी लोग गोमती नगर में विकास खंड में पहुँचे, विवेक खंड में पहुँचे। पुलिस की जो कार्यशैली है, पुलिस की जो दिनचर्या है, वो सामान्य रूप से किसी भी दिन रात में 12 बजे के बाद 2 बजे, 3 बजे, और इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और गश्त करने वाले दूसरे जिम्मेदार लोग ये सुबह 4-4 बजे तक सोते हैं। लेकिन 6 बजे बड़ा शोर हुआ और कहा गया सभी लोग पहुँचे। मैं एसपी सिटी था। एसएसपी साहब का मैसेज आया कि आप तुरंत पहुँचिए। सभी लोग मौके पर पहुँच गए। घर था डॉक्टर रानू टंडन का। उम्र उनकी होगी कोई 38-40 वर्ष। कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं। आप जानते हैं कैंसर का इलाज उस ज़माने में 2000-2001 में या तो टाटा इंस्टीट्यूट मुंबई में होता था या दिल्ली में थोड़ा बहुत शुरू हुआ था। ऐसे में एक नौजवान डॉक्टर लखनऊ में आया और कैंसर का ट्रीटमेंट वो करते थे। इसलिए बहुत जल्दी पूरा शहर उनको जान गया और इस नई उम्र में उसने बहुत ही ख्याति अर्जित की। बड़ा पॉश लोकेलिटी में बहुत ही अच्छा सा मकान। घर के भीतर पुलिस वाले आ जा रहे थे। एसएसपी साहब बीबी बख्शी साहब, एसपी ट्रांस गोमती शाही साहब, एसपी सिटी में उस इलाके के डिप्टी एसपी इंचार्ज क्षेत्राधिकारी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, जो इस समय एसपी बाराबंकी हैं, ये सब लोग वहाँ पहुँचे। बेडरूम में डॉक्टर रानू टंडन और उनकी पत्नी मधु टंडन, इन दोनों का शव पड़ा हुआ था। सिर पर भारी चीज़ से चोट पहुंचाई गई थी। मधु टंडन के सिर से बहुत ज़्यादा रक्त निकला था। डॉक्टर रानू टंडन के शरीर में कई जगह ब्लंट, हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट की चोटें थी। सिर में भी बहुत चोट थी। फर्श पर गद्दा बिछा के, कुछ लोग, अभी नया फैशन शुरू हुआ था उस समय, बेड के बजाय फर्श पर सोने का, और उनकी 6 वर्ष की बिटिया थी जो उन दोनों के बीच में सो रही थी, लेकिन वो सो रही थी, उसका नाम नेहा था। वो किंग कर्तव्य मूढ़ वहाँ खड़ी हुई थी, कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी।
उनका नौकर गोकुल, सभी लोग उसको घेर के खड़े हुए थे। क्या हुआ, कैसे हुआ? गोकुल ने बताया कि साहब सुबह 6 साढ़े 6 बजे हम बेटी लेके जाते हैं और ठीक उसी तरह से लगभग 6 बजे फर्स्ट फ्लोर में वो अपने परिवार के साथ रहता था। ऊपर से उतरकर ग्राउंड फ्लोर पर आया जहाँ डॉक्टर साहब रहते हैं। उसने देखा कि मुख्य द्वार खुला हुआ है, पूरी तरह से ओपन है, भिड़ा हुआ नहीं, पूरा खुला हुआ है। अचंभित हुआ कि मैं बंद करके सोया था, ये कैसे खुला हुआ है। भीतर गया, रक्त रंजित शव डॉक्टर रानू टंडन और मधु टंडन के देखे, घबरा गया, शोर मचाया और डॉक्टर रानू टंडन के चाचा अमरीश टंडन उनको खबर की कि ऐसे ऐसे एक हादसा हो गया है। कंट्रोल रूम को फ़ोन हुआ, एसएसपी साहब को, जो मोजिज़ डॉक्टर्स हैं उन्होंने खबर की कि इस तरह से डॉक्टर रानू टंडन की हत्या हो गई है। गोकुल एकमात्र बताने वाला था। इसी बीच में थोड़ी देर में सिपाही भागते हुए आए, बोले साहब बगल वाले प्लॉट में जो मोहल्ले का गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, केदारनाथ मिश्रा, वो भी कराह रहा है, चिल्ला रहा है, उसके सिर पे भी काफ़ी चोट है। सब लोग भाग के उसके पास गए। उसकी पैंट से उसका पैर बांधा हुआ था और उसकी बेल्ट से उसका हाथ बांधा हुआ था। सिर पे गहरी चोट थी, खून निकल रहा था। सिपाहियों ने कहा कि साहब जब उसको होश आया सुबह और भीड़ भाड़ यहाँ देखी तो उसने जैसे ही पुलिस को देखा उसने शोर मचाना शुरू किया, रो रहा था। 2 सिपाही जो मोटरसाइकिल मोबाइल के थे उसके पास गए और 1 मिनट भी उन्हें नहीं लगा कि ये शायद इसी से जुड़ती हुई कड़ी है। केदारनाथ मिश्रा सिर्फ इतना ही बता पाए कि साहब मैं सीटी बजा के, जो मोहल्ले के गार्ड होते हैं जिनको लोग 150 रुपये प्रति माह देते हैं, रात में 11 बजे से वो सीटी बजा के लोगों को ये जताने का कि वो जग रहे हैं, वो पास से आपके मकान के सामने से गुजर रहे हैं। डंडा पटकना और सीटी बजाना ये गार्ड का काम होता है। ज़्यादातर ये काम 90% नेपाली लोग उस ज़माने में किया करते थे। बहादुर जिन्हें कहते थे, और बहादुर के नाम से ही गली मोहल्ले के बच्चे और बड़े लोग जानते थे। इससे अधिक वो कुछ नहीं बता पाए। बोले साहब सिर पे वार हुआ, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। सुबह जब होश आया तो मैंने अपने आप को बंधा पाया। सड़क पर नज़र गई, मैंने देखा तमाम पुलिस वाले घूम रहे हैं। इसी बीच में एक मोटरसाइकिल वाले अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए सड़क के किनारे जैसे ही आए वैसे मैंने शोर मचाया और उन्होंने मुझे देखा। गंभीर घटना थी। डॉक्टर मधु टंडन, रानू टंडन की पत्नी, वो गायनिकोलॉजिस्ट थी और इन दोनों नवदंपतियों ने इस उम्र में भी बहुत नाम किया था और कम से कम डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी में इन्हें सब लोग जानते थे। धीरे धीरे करके बहुत ढेर सारे डॉक्टर वहाँ इकट्ठा हो गए। पुलिस के प्रति आक्रोश, और फिर वही बातें हैं कि साहब कोई सुरक्षित नहीं है, पुलिस कुछ नहीं करती, इस तरह की बातें। अखबार अगले दिन रंगे हुए। एसटीएफ में हम लोगों के आने के बाद अनंत देव, जो अभी तक एसएसपी कानपुर थे, वो आ गए थे। एक नई पौध थी ऑफिसर सी, क्योंकि पुराने सारे लोग हम लोग प्रमोट होकर एसटीएफ से निकल आए थे। 3-3 साल वहाँ रहने के बाद एसटीएफ की टीम तुरंत बुलाई गई। आर.के. पंडित साहब डीजीपी थे, एसटीएफ की टीम भी मौके पे आई। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग आए। फॉरेंसिक लैब पूरी जो स्टेट की है वो लखनऊ में ही है, महानगर में। फॉरेंसिक लैब की मोबाइल गाड़ियाँ, साइंटिस्ट, वो सब आए। जो फॉर्मेलिटी होती है थंब इम्प्रेशन लेने की, फुटप्रिंट लेने की, फिंगरप्रिंट लेने की, फ़ोटोग्राफ लेने की हर एंगल से, और ये जोड़ने की कहाँ से किधर से लोग आए होंगे।
आला कत्ल यानी जिससे मर्डर किया गया था वो भी पास में रिकवर हो गया। थोड़ी दूर पर वहाँ से रेलवे लाइन है। वो ताज़े कटे हुए डंडे थे पेड़ों के, हरे पेड़ों के ताज़े कटे हुए मोटे डंडे थे जिनसे वार किया गया था। उन डंडों पे खून लगा हुआ था। वापस जाते समय संभवतः रेलवे लाइन के किनारे फेंक दिए गए थे। उनकी रिकवरी हो गई। एक बहुत स्पष्ट बात वहाँ पर ये आई कि वहाँ फ्रिज को खोल के उसमें खाने का सामान जो था, क्योंकि गोकुल ने बताया कि साहब खाना बनाया था उसने, खाना सर्व किया था, खाना खिला के बर्तन साफ़ करके, वो बचा हुआ खाना उसने फ्रिज में रखा था। फ्रिज में जो बचा हुआ खाना जैसे दही था, चावल, थोड़ी सब्जी थी, ये सब उसमें से गायब है। यानी जो लोग आए थे उन्होंने खाना खाया। और वहीं किचन में ही एक व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति का मल पड़ा हुआ था, यानी वहाँ पर उसने मल त्याग भी किया। पुराने लोगों ने बताया साहब ये क्रिमिनल ट्राइब है। क्रिमिनल ट्राइब तरह तरह के होते हैं और उस समय क्रिमिनल ट्राइब्स ने भी बड़ा आतंक मचा रखा था। ये क्रिमिनल ट्राइब राजस्थान के भी, जिन्हें बावरिया कहते हैं, ये क्रिमिनल ट्राइब पारदी जो बुंदेलखंड के हैं, पारदी जिन्हें कहते हैं, भातू जो मुरादाबाद के हैं, पंखिया जो शाहजहाँपुर में जो कछार का इलाका है गंगा के, कलान और मिर्ज़ापुर क्षेत्र में, वहाँ के हैं, मारवाड़ी ये मिर्ज़ापुर में एक निगोही, वो शाहजहाँपुर में एक निगोही जगह है, तहसील है, वहाँ इनका बहुत पुराना एस्टेब्लिशमेंट है। और इसी दरमियान, इसी तफ्तीश के दरमियान एसटीएफ ने और ज़िला पुलिस के लोगों ने जहाँ जहाँ दबिश दी तो इनके ऑर्गेनाइजेशन का पता लगा। इन्होंने अपने लोगों के आने जाने के लिए, जहाँ छटके हुए लोग हैं या जो क्राइम करके लौटते हैं, उनके लिए रहने की विशेष व्यवस्था की है। इनके यहाँ इनके कुल देवी का बड़ा महत्व है। ये अपने अपने इस गैंग कह लें या अपना अपना इस्टेब्लिशमेंट जहाँ है, ये कुल देवी की पूजा करके चलते हैं। और दशहरे के आसपास ये जहाँ भी जाते हैं, देश के हर कोने में जाते हैं, लूट पाट करके, सामान इकट्ठा करके, और वो दशहरे से पहले पहले प्रत्येक दिशा में अपने उस कुल देवी के यहाँ, अपने जहाँ की इनकी जन्मभूमि, वहाँ पहुँच जाते हैं। लखनऊ के ऐसे पुराने क्राइम जिनमें क्रिमिनल ट्राइब्स के ये लोग, चाहे वो बावरिया के हों, चाहे भातू के हों, चाहे पंखिया के हों, चाहे मारवाड़ी के हों, ये सारे क्रिमिनल ट्राइब्स के जो जो इंसिडेंट हुए थे आसपास, उनको खंगाला गया। कुछ उसमें बंद थे, कुछ ज़मानत पे थे, टीमें बनाई गई। दहशत इतनी हो गई शहर में कि रात भर लोग मोहल्लों में जागना शुरू कर दिए, क्योंकि जिस हिसाब से फुटप्रिंट वहाँ कुछ ब्लड स्टेन, कुछ धूल धक्कड़ वाले, उससे ये लग रहा था, वो उठाए गए, उससे ये इंटरप्रेट किया गया। फॉरेंसिक साइंटिस्ट ने बताया कि साहब ये नंगे पैर ही आए थे और नंगे पैर ही गए। तो उससे और कुछ इस बात को बल मिला कि ये क्रिमिनल ट्राइब ही होंगे। जितनी घटनाएं लखनऊ में या उसके आसपास हुई थी, उनके जितने क्रिमिनल शामिल थे, उनको इंट्रोगेट किया गया। तभी ये पता लगा कि इनके एस्टेब्लिशमेंट कहाँ कहाँ हैं। फिर इसी में किसी पुराने आदमी ने बताया कि साहब ये जो मारवाड़ी जो आदिवासी जाति है, जो क्रिमिनल ट्राइब है, नॉन क्रिमिनल ट्राइब है, निगोही शाहजहाँपुर की, ये ऐसा करते हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ मल त्याग करते हैं, उसके बाद ही ये लूट के सामान को ढूंढते हैं या उसमें हाथ लगाते हैं। जैसे अलमारी तोड़ने का काम, गहने को निकालने का काम, ये सब उसके बाद करते हैं। तो ये तय पाया गया कि ये इन्हीं लोगों में से, इसी तरह की जो ट्राइब्स हैं, उन्हीं का काम है। खैर, बात हुई, टीमें लगाई गईं और 10 अक्टूबर 2001 को इनमें से घटना में शामिल 6 व्यक्तियों को पकड़ा गया। ये निगोही के, शाहजहाँपुर के, कुछ लखीमपुर के, वही
क्रिमिनल ट्राइब, मारवाड़ी क्रिमिनल ट्राइब इन्हें कहते हैं, उसके लोग थे। हालांकि अब इनमें बहुत डिस्टिंक्शन नहीं रह गया। क्रिमिनल ट्राइब सब अब लगभग एक तरह से ही, एक मोडस ऑपरेंडी से ही, और जितना उनका उस ज़माने में, चूँकि कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो गया है अब, पुलिस का भी और पब्लिक का भी, डायल 100, 112 की गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन, इन सब की वजह से इतनी लंबी लंबी घटनाएं करने का वो टाइम तो ख़त्म हो गया। इसलिए इन लोगों ने क्राइम करने के दूसरे तरीके भी अख्तियार कर लिए हैं। जो जब ये पकड़े गए, जब इनका इंट्रोगेशन हुआ, तो बहुत जो इनका मोडस ऑपरेंडी है, जो जिस तरह से ये अपराध कर रहे थे, वो बहुत ख़तरनाक कह लें, या बिल्कुल जिसे कहते हैं कि इतने निर्मम भी हो सकते हैं, कोई हो सकता है, वो क्रिमिनल ट्राइब भी होते हैं। हमारे एसएसपी साहब जो उस समय थे, बीबी बख्शी साहब, उनका बड़ा एक्सपीरियंस था, ऐसे ज़िलों में वो तैनात रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमें सिर्फ बावरिया या घुमंतू जाति या क्रिमिनल ट्राइब्स के क्राइम से ही डर लगता है, क्योंकि इनका कोई पता नहीं लगता। लोग दुश्मनी तलाशते रहते हैं, या लाठी डंडे से मारा, असलहे भी वहीं छोड़ दिए, रास्ते में कहीं चेकिंग करिए, इनके पास कुछ नहीं मिलेगा। ये रेलवे की पटरियों पर भाग के अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, चाहे वो 20 किलोमीटर हो, चाहे 50 किलोमीटर हो, चाहे 100 किलोमीटर हो, और ज़्यादातर कोशिश करके ये रेलवे लाइन के किनारे ही, रेलवे लाइन से 100 मीटर 200 मीटर इधर या उधर जो मकान होते हैं, उसी को टारगेट करते हैं, ताकि इन्हें अपने गंतव्य में पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। ये रेलवे की जो रेल की पटरियां लोहे की होती है, उस पर भागते हुए जाते हैं, बिल्कुल रेस लगाते हुए अंधेरी रात में, और ख़ासकर ये घटनाएं अंधेरी रात में करते हैं। जो इसमें गैंग में पकड़ा गया, उसमें सबसे उम्र दराज आदमी था टीकाराम, जिसकी उम्र थी 80 वर्ष। टीकाराम ने बताया कि वो इस गैंग का स्पॉटर है, वो रैकी करके टारगेट सेलेक्ट करता है। उसने ये बताया कि दूसरे सप्ताह में, सितंबर के दूसरे सप्ताह में, वो साधु के कपड़े पहन के मोहल्लों मोहल्लों घूमता रहा, और उसी बीच में वो विवेक खंड के इधर आया। 3-4 मकानों में उसने कोशिश की, कहीं उसको खुला हुआ दरवाज़ा या आदमी नहीं मिले। डॉक्टर साहब के मकान में उसने घंटी बजाई तो कोई महिला बाहर निकली, और उसने उनसे कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना खिला दीजिए। उम्र, कपड़ा, साधु सन्यासी, ये सब देख के उस महिला ने, जो रानू टंडन की पत्नी मधु टंडन थी, उन्होंने कहा कि आप 5 मिनट वेट करिए, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। उसे दाल, चावल, 4 रोटियाँ थाली में करके उसे खिलाया, और अपनी छोटी बच्ची, वो 6 वर्ष की बच्ची नेहा, उससे पानी मंगाया। नेहा ने टीकाराम को पानी दिया, और टीकाराम ने नेहा को आशीर्वाद दिया, लंबी उम्र का आशीर्वाद, खुश रहने का आशीर्वाद, तरह तरह के आशीर्वाद दिए, और वहाँ से चला गया। ये सीधे वहाँ से भाग के गया, और हरदोई के बालामऊ में स्टेशन के पास इन लोगों ने अपना डेरा बना रखा था। ये इनकी लाइफ लाइन, रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन का किनारा, यही इनकी लाइफ लाइन है। ये इसी पर ऑपरेट करते हैं। रेलवे स्टेशन के पास बालामऊ इन्होंने अपना डेरा लगा रखा था, क्योंकि ये पूजा पाठ करके अपने यहाँ से निकल जाते हैं, और ये अगस्त में निकलते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने क्राइम करते हैं, और अक्टूबर में दशहरे के ठीक पहले अपनी कुलदेवी के पूजन के लिए वापस चले आते हैं। ये वहाँ से पहुँचा, वहाँ लोगों को बताया कि हमने टारगेट कर लिया है। 2 मकान इन लोगों ने देखे थे, एक डॉक्टर साहब का, एक दूसरा और मकान। टीकाराम वही देख के आया था, और उन लोगों को बताया कि अब काम है। जितनी देर वो बैठा रहा, करीबन 40 मिनट तक दरवाज़ा खुला हुआ था। दरवाज़ा किधर है, वहीं से ताक झांक करके बाहर निकलने का रास्ता किधर है। वापस लौटते समय पिछवाड़े की तरफ से गया, बगल में खाली प्लॉट भी देखा इसने, और कितनी दूर चल के इसे रेलवे लाइन का ट्रैक मिल जाएगा, ये सब इसने देख लिया था। पूरी बात इनको बताई, और 21 तारीख को फिर ये 2 लोग, शेरू और कृपाल, टीकाराम, शेरू और कृपाल, ये तीनों लोग 21 तारीख को फिर वापस आए,
और उन्होंने उन दोनों में से डॉक्टर टंडन के मकान को ही सिलेक्ट किया कि ये सबसे इजी है, बड़ा मकान है, ज़्यादा सामान मिलेगा, बहुत लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक छोटी बच्ची और एक महिला उस दिन वहाँ दिखाई पड़ी थी। जाने का रास्ता यहाँ से पीछे रेलवे लाइन तक जाना बहुत आसान है। इस तरह की पूरी बातें इन लोगों ने कर ली। फिर वापस गए और सबसे कहा कि 22 तारीख को सब लोग चारबाग रेलवे स्टेशन पर आ जाएं। चारबाग रेलवे स्टेशन पे शेरू, कृपाल और टीकाराम के अलावा भिखारी, अमर सिंह, ढुल्लू, भूरे और बीरपाल ये आ गए। कुल 8 लोग हो गए। ये वहाँ से चले तो रेलवे ओवरब्रिज के नीचे वाली शराब की दुकान से इन्होंने शराब खरीदी। पास से शराब के साथ खाने वाले जो और खाद्य पदार्थ हैं वो सब खरीदे और वहीं रेलवे लाइन के किनारे जो बड़े बड़े पेड़ हैं वहीं पर उनको तोड़ लिया। काटा भी नहीं कि कोई उनके पास काटने का औजार नहीं था, उसको तोड़ लिया। इनके पास सिर्फ आला नकब जो नुकीला भारी धातु का होता है, जिससे ये ताले या कुंडे को टेढ़ा करके तोड़ लेते हैं, जिसे आला नकब कहते हैं पुलिस की भाषा में। सिर्फ 2 आला नकब थे जो इन्होंने अपनी पैंट के बेल्ट में मोड़ के रखे हुए थे और उससे पता भी नहीं लगता है कि इनके पास आला नकब है। वहाँ से इन्होंने 4 डंडे तोड़े और रेलवे लाइन के सहारे सहारे ही ये रात में करीबन 12:30 पौने 1 बजे के आसपास विवेक खंड में डॉक्टर रानू टंडन के मकान पे पहुँच गए। ये वहाँ जैसे ही गए हैं वैसे इन्हें वो सीटी बजाते हुआ गार्ड मिल गया, केदारनाथ मिश्रा। किनारे खड़े हो गए। जैसे ही उसने सीटी बजा के उस सामने की तरफ से निकला, उसके सिर पे उसी डंडे से मार दिया। उसे घसीट के बगल वाले प्लॉट में ले गए। पैंट से उसका पैर बांध दिया, बेल्ट से उसका हाथ बांध दिया और उसकी सीटी छीन ली। वहाँ पर बीरपाल और भूरे को उसकी देखरेख के लिए खड़ा कर दिया गया कि आप यहीं पे खड़े रहिए और देखते रहिए कहीं इसको होश ना आ जाए, कहीं ये चिल्ला ना दे। और फुल्लू को उसकी सीटी दे दी गई कि थोड़ी थोड़ी देर पर तुम सीटी बजाते रहोगे तो लोगों को ये अंदाज़ रहेगा कि गार्ड हमारा सोया नहीं है, जग रहा है। इसके बाद अमर सिंह को उस खाली प्लॉट पे रखा गया जो बाहर जाने का रास्ता है कि रात का टाइम है, अगर उस समय लाइट चली जाएगी तो तुम इशारा करके इधर से हम लोगों को रेलवे लाइन तक ले चलोगे, हम लोग निकल जाएंगे। पूरी बात करके वो भीतर इनके भिखारी, शेरू और कृपाल मकान के भीतर घुस गए। आला नकब से उन्होंने जो स्लाइडिंग डोर था उसको तोड़ दिया। तोड़ के जैसे भीतर घुसे वैसे ही इनको फर्श पे डॉक्टर और उनकी पत्नी, बीच में बच्ची सोती हुई मिल गई। इन्होंने अनप्रोवोक्ड, बिना किसी बात के, बिना किसी रिएक्शन के डॉक्टर रानू टंडन और उनकी पत्नी के सिर पर, शरीर पर ताबड़तोड़ वार किए और दोनों के शरीर निढाल हो गए। इसके बाद ये किचन की तरफ गए, फ्रिज में से खाने का सामान निकाला, मल त्याग किया और उसके बाद ये उस बच्ची को उन्होंने देखा, बच्ची सो रही थी। सामान 2 अलमारियां तोड़ी। तीसरी अलमारी तोड़ रहे थे तब तक बाहर से सीटी से ऐसी आवाज़ दी अमर सिंह ने कि उन्हें लगा कि शायद कोई ख़तरा है। वहाँ से ये सारा सामान लेके भाग गए। वो सीधे पीछे पहुँचे रेलवे ट्रैक पर और रेलवे ट्रैक से भागते भागते ये पहुँच गए बालामाऊ रेलवे स्टेशन। ये पूरी घटना, ये पूरा इंट्रोगेशन, ये पूरी बात सुन के दिल दहल गया और सिहरन सबके दिमाग में। ये कितने, जिस बच्ची ने, जिस महिला ने इनको खाना और पानी पिलवाया, वहाँ इस तरह का और इतना ब्रूटली मारते हैं ये, जिसकी कोई सीमा नहीं। 6 लोग उस दिन अरेस्ट हो गए और फिर बाकी के 3 लोग 7 दिसंबर 2001 को पकड़े गए। इस तरह से पूरा गैंग वर्कआउट हो गया। ये इनके अपराध करने का जो तरीका बड़ा टिपिकल तरीका था। इसके बाद एसटीएफ ने क्रिमिनल ट्रायल्स पे काम करना शुरू किया। जो नई टीम वहाँ गई थी, पूरे देश से इन्होंने इनके रिकॉर्ड्स को इकट्ठा किया, इनके क्राइम करने का तरीका इकट्ठा किया
इनके अलग अलग, पंखिया का अलग, बावरिया का अलग, भातू का अलग, मारवाड़ीज़ का अलग, इन सब का अलग अलग गैंग मेंबर्स और गैंग बनाए। और इसके बाद फिर इन्होंने प्रहार करना शुरू किया और अगले 2-3 साल में 2005 तक जितने बड़े बड़े गैंग थे ये इनको या तो न्यूट्रलाइज़ कर दिया या इनको अरेस्ट कर दिया, इनको इनकी जो जगह थी वहाँ तक पहुँचा दिया। और उसके बाद से 2006-7 के बाद से ये जो हर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में किसी न किसी इलाके में ज़िला दर ज़िला, एक ज़िले से चलते थे दूसरे ज़िले, तीसरे ज़िले, पूरी रात पुलिस जागती थी। रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक्स पे पुलिस पहरा करती थी, आने जाने वाले लोगों पे निगाह रखती थी। फिर भी कहीं न कहीं रेलवे लाइन के किनारे ये किसी मकान में जहाँ 4 आदमी हैं 4 को मार दिया, 5 आदमी हैं 5 को मार दिया। इस तरह की घटनाएं जो इन इलाकों से भिज्ञ होंगे पूरे उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत में रेलवे लाइन के किनारे के जितने इलाके हैं, बिहार तक, वहाँ इस तरह की घटनाएं हुई। और बाद में इन पे बहुत ही प्रभावी कार्रवाई करने के बाद अब फ़िलहाल इस तरह के गैंग का चलन बंद हो गया है। ये हिट एंड रन क्राइम में आ गए हैं। तो जैसा मैंने बताया था, डॉक्टर दंपति की हत्या का ये बहुत ही सनसनीखेज मामला लखनऊ का था। उस समय, ऐसे समय जब मैं वहीं पर तैनात था। मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। शेष कल आपको एक नई घटना के साथ मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।